नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, 2024 के बाद पहले सत्र में संकेत मिलने शुरू हो गए कि आगे आने वाले सत्र कैसे होंगे। कुछ अच्छी घटनाएं घटी, जो देश देखना चाहता था, जो समाज देखना चाहता था, जो देश की जनता देखना चाहती थी। पहली चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे देखने में, और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी अच्छी लगी होगी, कि इंडिया अलायंस के नेता, चाहे वो सोनिया गांधी रही हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रहे हों, या समाजवादी पार्टी की एक बहुत बड़ी टीम रही हो जो उत्तर प्रदेश से जीत के आई है, उन्होंने जिस प्रकार से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संसद के बाहर वो दिखे, इसका मतलब यह है कि उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की हम किसी प्रकार से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, हमारा यह मानना है, देशवासियों का यह मानना है कि हिंदुस्तान आज विश्व का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर रहा है 75 साल, उसमें अवमूल्यन हुआ है पिछले 8-10 साल में। तब भी हुआ था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय भी हुआ था 2 साल के लिए, और इधर भी 10 साल से हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना स्वस्थ इसलिए रहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विश्व का सबसे सुंदर संविधान भारतवर्ष को दिया, और जिसने भी संविधान से खेलने का प्रयास किया उसको जनता ने माफ नहीं किया। आपने देखा कि अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद जब संसद के बाहर दिखे तो उन्हें किस प्रकार का सम्मान सोनिया जी ने दिया, अखिलेश यादव ने दिया और खड़गे साहब ने दिया, और जो उचित है, जो बिल्कुल सही है। क्योंकि अयोध्या की जनता ने जिस प्रकार से देश की भावना को समझते हुए देश को और अयोध्या को के जो मेन मुद्दे हैं उनको सेंट्रल पॉइंट पे लाए, और जो ये बेकार के मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और दुनिया भर की चीजें, हिजाब, इन सब चीजों से कहा कि देश की जनता को मतलब नहीं होना चाहिए। अयोध्या धार्मिक नगरी है, भगवान श्री राम का स्थान है, भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और सब पूरे देशवासियों ने उसका स्वागत किया, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, देश के जो मूल मुद्दे हैं, वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, वो है हमारे देश के नौजवानों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अयोध्या की जनता ने ये संदेश दे दिया कि जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो बाकी देश क्या होगा। नासिक में भारतीय जनता पार्टी हारी, रामेश्वरम भी हारी, माने जहां जहां भगवान श्री राम के पद पड़े वहां वहां भारतीय जनता पार्टी हारी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने अयोध्या को अपमानित किया, अयोध्या वासियों को अपमानित किया, उनको अपशब्द कहे, सोशल मीडिया में उनको अपमानित किया कि इनसे प्रसाद मत खरीदना, इनसे ये मत खरीदना, उनसे वो मत खरीदना, इसका माने उन्होंने अयोध्या की प्रबुद्ध जनता को अपमानित किया, जिससे हम भी अपने को अपमानित महसूस करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने विवेक का उपयोग किया, पूजा अपने घर के अंदर की, भगवान श्री राम के मंदिर में जाके पूजा अर्चना की, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के मुख्य मुद्दे जो हैं वो है महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसानों के एमएसपी और देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल से तो हम कोई परीक्षा ही नहीं देख रहे हैं जिसमें ईमानदारी बरती गई, जबकि भारत का इतना बढ़िया इतिहास है। मैंने तो खैर चलिए 1967 में हाई स्कूल किया था, 1969 में इंटरमीडिएट किया था, इंजीनियरिंग की बीएचयू से,
लेकिन मैंने कभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न ही नहीं आया और ना किसी के दिमाग में प्रश्न आया कि ये पेपर लीक हो सकते हैं। और ये समय कौन सा था? ये कांग्रेस के शासन का समय था। मेरे बच्चों ने एग्जाम दिया 2003, 2005, 2006 में। कभी सुना ही नहीं पड़ा कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक होते हैं और बेईमानी होती है और नकल होती है और पेपर बिकते हैं और माफिया काम करता है। नहीं सुना। देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ मानी जाती थी और उसी शिक्षा व्यवस्था की वजह से आज आप देखते हैं पूरे विश्व के अंदर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज को देखते हैं तो वहां के सीईओ हिंदुस्तानी मिलते हैं। वो उसी शिक्षा व्यवस्था जो कांग्रेस के शासन काल में जिसकी नींव पड़ी थी। पिछले 10 साल के अंदर हमें कोई पेपर ही ऐसा नहीं दिखता जो लीक ना हुआ हो, जिसमें बेईमानी ना हुई हो, जिसमें ईमानदारी हुई हो। आप कल्पना कीजिए देश के उन युवा बच्चों के तरफ से सोचकर जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो अल्प मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो गांव के हैं। जब वो दिल्ली आके प्रिपरेशन करते हैं किसी एग्जामिनेशन की तो 15,000 रुपए महीने खर्च करते हैं। जिस पिता की आमदनी 25, 30,000, 40,000 रुपए है तो एक बच्चे पे अगर 15,000 रुपए खर्च कर देता है और 2 बच्चे हैं तो 30,000 रुपए खर्च कर देता है, तो कैसे वो जीवन जीता होगा इसकी जरा कल्पना करके देखिए। 7-7, 8-8, 10-10 साल से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उनसे फीस जमा कराई जाती है एप्लीकेशन के नाम पे, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं, सेंटर्स दिए जाते हैं 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर के। एग्जामिनेशन होता है, पता चलता है एग्जामिनेशन पेपर तो लीक हो गया। अगर नहीं लीक होता है तो उसके बाद कोई कोर्ट चला जाता है, वहां से रोक लग जाती है, किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलती। शायद ही बड़े किस्मत वाले होंगे जिनको ज्वाइनिंग मिली होगी पिछले 10 साल के अंदर। देश की शिक्षा व्यवस्था को इतना नाश कर दिया गया। इतने अकर्मण्य ऑर्गेनाइजेशन देश की शिक्षा ये एग्जामिनेशन को कराने के लिए तत्पर हैं। यूजीसी नेट के पेपर लीक हो गए, नीट के पेपर लीक हो गए, पीजी नीट के पेपर लीक हो गए। अब पीजी नीट के बच्चे कह रहे हैं, ये तो कह दिया कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिया हमने क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर लीक हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि पेपर कब होगा। जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बच्चे दिल्ली आए हुए तो वो कह रहे हैं कि साहब हम तो एमबीबीएस हैं, हम तो नौकरी कर रहे थे। अगर ये बता देंगे परसों एग्जाम होगा तो हम दिल्ली रुक जाएंगे। अगर ये बता देंगे 3 महीने बाद होगा तो हम वापस चले जाएंगे, नौकरी ज्वाइन करेंगे, तनख्वाह लेंगे। ये भी बताने को तैयार नहीं है कि अगला एग्जाम कब होगा। सरकारी नौकरी देने से तो इन लोगों ने एक प्रकार से निर्णय ले लिया, हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। जब भी कोई बच्चा सरकारी नौकरी की बात करता है तो ये भक्त समाज सोशल मीडिया के माध्यम से कहता है, अरे सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, प्राइवेट नौकरी कीजिए ना, पकौड़े तलिए, चाय बनाइए। अरे देश के वो मेधावी बच्चे, जो गरीब घर के बच्चे, जो अपने देश की, अपने समाज की, अपने घर की, अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में स्थायित्व चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा है, इसलिए वो अच्छी तनख्वाह चाहते हैं, वो रिटायरमेंट बेनिफिट चाहते हैं, अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, और उनको उस स्थिति में पहुंचाने के लिए उनके माँ बाप ने जिस प्रकार का त्याग किया है उसका प्रतिकार करना चाहते हैं। और आप कहते हैं सरकारी नौकरी इसलिए हम नहीं देंगे, उससे सरकारी खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन सरकारी खर्चे तब आपके नहीं बढ़ते हैं जबकि आप पूंजीपतियों के ऋण माफ कर देते हैं। बड़े बड़े पूंजीपतियों के 8-8, 10-10 हजार करोड़ के ऋण माफ कर देते हैं। पूंजीपतियों के ऋण माफ करने में आपको कोई परेशानी नहीं, लेकिन बच्चों को सरकारी नौकरी देने में आपको परेशानी। गरीब आदमियों की ऋण को माफ करने में या एडजस्ट करने में आपको बहुत परेशानी है, लेकिन अमीरों में नहीं है। देश के टॉप 80-85 लोगों के पास जितनी संपदा है उतनी संपदा देश के 55 करोड़ लोगों के पास है।
लेकिन आप अमीर को अमीर बनाते चले जा रहे हैं, गरीब को गरीब बनाते चले जा रहे हैं। अग्निवीर टाइप की योजना ले आया, बच्चों ने विरोध किया, समाज ने विरोध किया, हर बुद्धिजीवी ने विरोध किया कि देश के युवा पीढ़ी को आप अंधकार में ढकेल रहे हैं 21 साल की उम्र में रिटायर करके, और खुद 75 साल की उम्र में 5 साल का टाइम और मांग रहे हैं और 2047 तक का सपना दिखा रहे हैं। देश के किसान जब अपने लिए मूल्य मांगने आते हैं, एमएसपी मांगने आते हैं, 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बिठा देते हैं, उनको घुसने नहीं देते। फिर आना चाहते हैं तो बोल्डर्स लगा देते हैं, कीले लगा देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं। माने देश के लोकतंत्र में लोकतंत्र तभी तक है जब आपको चुनाव जिता दे। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने आपको चुनाव जिताया है उनको दिल्ली में प्रवेश उनका वर्जित। आज संसद के बाहर बच्चों ने प्रदर्शन किया, अपना प्लेकार्ड लेके बैठे, नीट के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में लेके बैठे। अच्छा लगा। जब अमित शाह जी शपथ लेके जा रहे थे तो राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी अमित शाह को दिखाई, अच्छा लगा। जब विपक्ष के नेताओं के हाथ में संविधान की कॉपी थी तो अच्छा लगा, क्योंकि देश की जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को उतना ही मान सम्मान देती है जैसे भगवत गीता को देती है, जैसे कुरान को देती है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब को देती है और जैसे बाइबल को देती है। हरे कृष्ण मेहताब साहब के भर्तृहरि मेहताब साहब को जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, फिर एक गलत संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी। 7 बार के सांसद हैं, 8 बार के सांसद हैं कांग्रेस के सुरेश, जो दलित। के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर न बना के मेहताब साहब को बनाया गया, एक दलित को नहीं बनाया गया प्रोटेम स्पीकर, जबकि प्रोटेम स्पीकर तो 6-7 दिन के लिए होता है। नया स्पीकर चुन लिया जाएगा तो टर्म खत्म हो जाएगा। तो जिस प्रकार का सम्मान आज पासी समाज के अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद को अपोजिशन पार्टीज ने दिया और जिस तरह से उनको आगे पेश किया, और जैसे सोनिया जी ने उनको सम्मान दिया, खड़गे साहब ने सम्मान दिया, अखिलेश यादव ने सम्मान दिया, ये देश के लिए अच्छे संकेत है। जिन लोगों को समाज में मजबूर किया गया, उनको नौकरियां नहीं दी, उनको सम्मान नहीं दिया, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज करके रिजर्वेशन को एक तरह से खत्म कर दिया गया, उन लोगों को सहभागिता मिलना देश के संसाधनों में आवश्यक है। अगर 80 लोगों के पास इतनी संपदा है जितनी 65 करोड़ लोगों की संपदा है, तो 80 करोड़ लोगों की, जो 80 लोग हैं जिन पर संपदा है, उनकी कम होनी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी संपदा बढ़नी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए, कुछ हद तक इक्वालिटी होनी चाहिए। जो प्रपोर्शन 1:2 लाख का है, कम से कम 1:5,000 का तो होना ही चाहिए। 20 लाख करोड़ की संपदा किसी के पास हो और किसी के पास रहने के लिए मकान ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, चिकित्सा व्यवस्था ना हो, शिक्षा की व्यवस्था ना हो, इतना ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और ये सोसाइटी का काम है, ये सरकार का काम है कि जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो उपेक्षित हैं, उनका ध्यान रखे और संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करे। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखाई है अमित शाह को, उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि आगे आने वाले समय हम देश के मूल मुद्दों पर देश को ध्यान आकर्षित करेंगे। ये जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे आपने फर्जी उठा रखे हैं, पाकिस्तान को ले आते हैं, कभी लाल आंखों को ले आते हैं, कभी क्रिश्चियनों को बदनाम करते हैं, कभी सिखों को बदनाम करते हैं, कभी दलितों को बदनाम करते हैं, ये देश में चलने वाला नहीं। देश के लोगों को अपने मुख्य मुद्दों पे वापस आना पड़ेगा, बेरोजगारी पे वापस आना पड़ेगा, महंगाई पे वापस आना पड़ेगा, अग्निवीर पे वापस आना पड़ेगा, किसानों को दिए जाने वाली एमएसपी पे वापस आना पड़ेगा, देश के अंदर गरीबों के उन्मूलन पे बात करने पे लाना पड़ेगा और देश को मुख्य मुद्दों पे लाना पड़ेगा। माननीय मोदी जी ने आज इमरजेंसी की बात की। मैं इमरजेंसी में जवान था, उस समय एमबीए कर रहा था। मैंने भी विरोध किया था इमरजेंसी का, हमने भी विरोध किया था, लेकिन उस समय के इमरजेंसी में
हमने ये देखा था कि ट्रेनें टाइम पे चलने लगी थी, सरकारी अफसर दफ्तर में बैठने लगे थे। आरएसएस ने भी उसका समर्थन किया था, आरएसएस इमरजेंसी। हाँ, ये जरूर शोषण हुआ था, लोगों को पकड़ पकड़ के वाहियात चार्जेस पे जेल के अंदर डाला गया था, वो पता है मुझे। लेकिन आज जैसी स्थिति तब भी नहीं थी कि पत्रकार लिखे कि रोटी नमक के साथ खा रहे हैं तो उसको जेल भेज दिया जाए। कोई देश में लोकतंत्र संविधान को बचाने की बात करे तो उसे जेल भेज दिया जाए, गुंडे बदमाश लिंचिंग कर दें, भीड़ किसी को पकड़ के ठोक दे, ऐसा नहीं सुना था। लेकिन विरोध किया था, इसलिए विरोध किया था कि वो लोकतंत्र संविधान के विरुद्ध था इमरजेंसी। और आज भी विरुद्ध है जो हो रहा है। आज अघोषित इमरजेंसी है जो कि देश के संविधान और देश के लोकतंत्र पे हमला है, इसलिए आज भी विरोध हो रहा है और कल भी विरोध होगा। अगर इंडिया अलायंस सरकार में आएगा और देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई ठेस पहुंचाएगा तो फिर विरोध होगा। हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है, हम लोग वो लोग हैं जो देश को प्यार करते हैं, देश के लोकतंत्र को प्यार करते हैं, देश के संविधान को प्यार करते हैं। तो इसलिए विरोध होता रहेगा, जिसका एक संकेत आज अपोजिशन ने दे दिया है कि संविधान पे कोई समझौता नहीं होगा, और ये अच्छी बात है। और आशा है मोदी जी और अमित शाह जी और उनके गुजरात लॉबी और बाकी लोग इस संदेश को समझेंगे कि देश को मुख्य मुद्दों से मत हटाइए, इधर उधर लोगों को बहकाइए मत, उनको धार्मिक उन्माद में मत ले जाइए, और मेन मुद्दों में अगर आप रहेंगे और अगर आप कुछ सही में हमारे किसानों के बारे में, जवानों के बारे में, देश के उपेक्षित समाज के बारे में कुछ सोचेंगे तो अगली बार आपको अच्छा और मेजॉरिटी देंगे, वरना आपको साफ कर देंगे। और आप ये भी देखिए कि हम अपोजिशन पे भी निगाह रखेंगे कि आप जनता की बात वहां तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं, आप लड़ रहे हैं कि नहीं, आप संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं। करेंगे तो आपका मान सम्मान होगा, नहीं करेंगे तो आपका भी मान सम्मान नहीं होगा, क्योंकि हमें देश से प्यार है, देश के लोकतंत्र और संविधान से प्यार है, बाकी राजनीतिक प्रतिबद्धता हमारी कोई नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।